है ना वो डिफर करती हैं, क्योंकि अब देखिए, अब ये खुद से भी जो है ना वो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई, क्योंकि इनका जो है वो बायोमास प्रोड्यूस करने का तरीका, इनके अंदर जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है, या इनका जो लाइफ स्पैन है वो चेंज है। ठीक है। कॉटन एक मुख्तलिफ सीजन में होती है, इसके अंदर जो है वो एक अलग चीज जो है वो आपको प्रोड्यूस होते हुए नजर आती है। राइस एक दूसरे रीजन में होता है, तो इसी वजह से जो है वो आपको जो है वो ये चीजें जो है ना वो मिलती हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अब ओके, सो हमने जो है वो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट जो है ना वो पढ़ ली। ठीक है। अब जो दूसरी चीज आती है जो एरिगेशन के पर्पस में या एरिगेशन के केसेस में आमतौर पर यूज होती है, वो होती है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है। पहले तो उसका टोटल पानी कितना था वो हमने पढ़ लिया, उसको हम कह रहे थे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। लेकिन अब ये है एरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कि एरिगेशन से इसको कितना पानी देना है। ठीक है। तो ये क्या, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई किसी भी क्रॉप का जो वाटर रिक्वायरमेंट है, उसमें से अगर हम इफेक्टिव रेनफॉल या जो उसके ग्रोइंग फेज के अंदर जो रेनफॉल होती है उसको हम हटा दें, तो उसको कहा जाता है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड इफेक्टिव रेनफॉल इज कॉल्ड इज इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, हम क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो दो तरीकों से पूरी कर सकते हैं। ठीक है। या तो रेनफॉल हो जाए इतनी कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, या फिर हमें इरिगेशन करनी पड़ेगी। तो इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब भी यही है कि भाई अगर आपके पास जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रॉप की, उसमें से आप माइनस कर दें रेनफॉल को, यानी कि जो बारिश से पानी आ रहा है वो आप मिटा दें, तो बाकी जितना भी पानी बचता है वो अंडरस्टूड बात है कि आपने इरिगेशन से देना है। सो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ये थोड़े बहुत टेक्निकल है कि भाई क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट में क्या फर्क है। तो इनका फर्क ये है, उसके अंदर सारा पानी, टोटल पानी जितना भी उसको चाहिए, आप किसी भी हेड से उसको पूरा करें। ठीक है। उसको हम कहते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। नाउ द अदर टर्मिनोलॉजी इज एरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है। एरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि भाई किसी भी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट जो है उसमें से आप जो है वो रेनफॉल को माइनस कर देंगे, तो फिर आपको जो है वो मिल जाएगा उसका इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला है IWR, जिसका मतलब है एरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू WR। WR का मतलब है वाटर रिक्वायरमेंट माइनस ER, इसका मतलब है इफेक्टिव रेनफॉल, प्लस S। अब ये S जो है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूजिंग है आप सब लोगों के लिए कि भाई ये S क्या है। चलो देखते हैं S क्या है। वेयर IWR का मतलब है एरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है। ER का मतलब है इफेक्टिव रेनफॉल। एस का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी, जब हम ये लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, ये फैक्टर जो है वो आपकी एरिगेशन में देखें अब काउंट होगा। ठीक है। तो एरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट निकालने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जमीन कितना कंट्रीब्यूट करती है आपकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो थिंग्स आर वेरी कनेक्टेड। ठीक है। मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया था। अब वही बात आ गई कि भाई अब देखें, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है 500 mm। ठीक है। अब हमें ये पूरी करनी है। मिसाल के तौर पे जिस इलाके में वो क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं वहां पर उसके ग्रोइंग फेज में या उसके ग्रोइंग पीरियड में 100 mm होती है बारिश। इसका मतलब ये है कि 100 मिलीमीटर उसको बारिश से मिल जाएगा। बाकी जो बच रहा है वो हमें कहाँ से देना है, वो हमें एरिगेशन से देना है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर, इसको जो 400 बच गया ना, जो आपने रेनफॉल को काट के रखा है अपने दिमाग में। ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी इसमें जो है वो ऐड की जाती है, वो है कि भाई अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वो जमीन से लेगा अपनी रूट्स के हवाले से जो वाटर टेबल में मौजूद है। मिसाल के तौर पे 100 उसने ले लिया था आपके रेनफॉल से, 50 इसने ले लिया आपका जो है वो सॉइल प्रोफाइल से। तो WR जो है वो 500 थी। पहले आप इस ब्रैकेट को सुलझाएंगे तो 100 आपकी इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, प्लस इसमें करेंगे 50, तो ये हो गया 150। अगर आप जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट 500 माइनस 150, तो आपके पास 350 बचेंगे पानी जो आपको इरिगेशन के जरिए देना है। सो दिस इज द होल सिनेरियो। अब मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको जो है वो करके इसको सिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी क्रॉप की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो एरीगेशन वाटर है उसकी कितनी क्वांटिटी जो है ना वो ऐड की जाए सॉइल में, ताकि उसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो। रेनफॉल और सॉइल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको निकाल के उसको हम कहते हैं एरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस जो है वो ये प्लस हम इन दोनों को आपस में करते हैं, इनके साथ प्लस नहीं करते। मैथमेटिक्स का जनरल रूल यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, कि पहले ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व किया जाएगा फिर दूसरी चीजें की जाएगी। तो दिस इज द एरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर एरीगेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो कुछ टर्म्स हैं जो अमूमन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ वाटर। डेल्टा क्या है इसका, इसका भाई डेल्टा क्या है। ठीक है ना, आमतौर पर जब भी आप जो है वो बात कर रहे होते हैं किसी भी जो है ना वो वाटर के, सॉरी क्रॉप के जो है ना वो वाटर एप्लीकेशन के बारे में, तो आप उसका डेल्टा पूछ रहे होते हैं। एग्रोनॉमी के जो मेजर डिपार्टमेंट्स के जो बंदे हैं उनको इसका जो है वो ज्यादा इल्म होगा। सो व्हाट इज द डेल्टा ऑफ वाटर। तो डेल्टा की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वाटर की डेप्थ है। ठीक है, ये वाटर की डेप्थ होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप टू रीच इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, अगर किसी भी क्रॉप को मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए जितना वाटर की डेप्थ उसको रिक्वायर्ड है, टोटल वाटर डेप्थ है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ वाटर। ठीक है, किसी भी क्रॉप के पूरे ग्रोइंग पीरियड के अंदर जितनी वाटर की डेप्थ उसको रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ वाटर। इसको कैलकुलेट किया जाता है एकड़ इंचेस में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 एकड़ में कितने इंच पानी आपने रखना है। ठीक है, तो ये जब आपको पता चल जाएगा तो फिर उस हिसाब से आप देखते हैं कि आपको पानी मिलता कितना है। मैंने जो आपको बताया था ना कि 3 पानी देने हैं, 4 पानी देते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि भाई 6 जो है ना वो इंच जो है वो एक पूरे के पूरे ग्रोइंग फेज में आपको वीट को जो है ना वो पर एकड़ पानी देना है, 6 इंच। ठीक है, डेप्थ कितनी है, 6 इंचेस। अब इसका मतलब ये है कि आपने 6 इंच पानी इसको देना है थ्रू आउट द सीजन। ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन में दे देंगे भाई हमने तो पूरी कर दी, नहीं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। मिसाल के तौर पे आपने इसको 5 पानी देने, तो आप क्या करेंगे, 1 इंच जो है वो हर इरिगेशन पर पूरे एकड़ में पानी खड़ा करेंगे। इसका मतलब इसको हम कहते हैं डेल्टा। द टोटल वाटर डेप्थ कितनी है उसकी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप टू रीच इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड इज अ डेल्टा ऑफ वाटर। इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एकड़ इंचेस। ठीक है, कि 1 एकड़ में कितने इंच पानी जो है वो आपको चाहिए। पर्टिकुलरली इंच जो है वो डेप्थ का यूनिट है, ठीक है ना, हाइट का यूनिट है कि कितना। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि भाई 3 इंच जो है वो 3 एकड़ इंच जो है वो इसका डेल्टा है। इसका मतलब ये है कि आपने 1 एकड़ में 3 इंच पानी खड़ा करना है। अब आप उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ साइकिल को देखोगे कि भाई इसके कितने दिन की क्रॉप है, कितने दिन जो है वो इसका जो है वो आपको इरिगेशन वाटर कितने दिनों के बाद मिलता है, और टोटल आप इसको कितनी एरिगेशन दे सकते हैं। फिर उसमें आप इसको 3 इंच को डिवाइड करते हैं, तो कभी आधा इंच दे देंगे, कभी जो है ना वो 1.25 इंच दे देंगे, कभी कुछ नहीं देंगे। सो इन दिस वे द डेल्टा ऑफ वाटर वर्क्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई एकड़ इंच का क्या मतलब है। एकड़ इंच का मतलब ये होता है कि 1 एकड़ में कितने इंच पानी आपने देना है। मिसाल के तौर पे 3 एकड़ इंच, ठीक है,
इसका मतलब ये है कि भाई 3 इंच पानी आपने 1 एकड़ में देना है फॉर द होल पीरियड। अब ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में ही जो है ना वो 3 इंच खड़ा करके कह दें, जैसे राइस में होता है। क्योंकि राइस में जनरली आपने जो है ना वो 2 से 3 इंच हर रोज खड़ा करना होता है, क्योंकि उसका डेल्टा बहुत बड़ा है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई डेल्टा ऑफ वाटर या डेल्टा ऑफ क्रॉप। ठीक है, हर क्रॉप का अलग डेल्टा होता है। डेल्टा से मुराद क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर, कितनी डेप्थ में वाटर चाहिए। ठीक है ना, हम जो पानी देते हैं वो किस हिसाब से देते हैं आपको पता है? वो हमें मिलता है क्यूसिक्स के हिसाब से, कि भाई इतना जो है ना वो स्पीड होगी इसकी, इतना जो है ना वो आपको 15 मिनट आपको मिलेगा, 6 मिनट मिलेगा और 10 मिनट मिलेगा। तो इस हिसाब से फिर ये कैलकुलेट की जाती है कि भाई 1 एकड़ में अगर स्पीड इतनी है तो इतना पानी आता है, और इतने जो है ना वो एकड़ जो है वो एक इरिगेशन में हम भर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना होगा। दूसरी चीज आती है ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, वो डेल्टा ऑफ वाटर था। डेल्टा का मतलब है कि कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है एक पूरे प्लांट को मैच्योर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ड्यूटी ऑफ वाटर। अब ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब ये है कि एक मखसूस या गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, एरीगेशन वाटर के वॉल्यूम के साथ आप कितना एरिया ऑफ लैंड एरीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी एरीगेटेड विद यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरीगेशन वाटर। मिसाल के तौर पे आपके पास, सॉरी आई हैव क्वेश्चन आई थिंक, ओके वी विल डिस्कस दिस लेटर फेज में, मैं आपको बताऊंगा। तो ड्यूटी ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब होता है कि भाई किसी भी एरिया के लिए, सॉरी, एक मखसूस अमाउंट ऑफ एरीगेशन वाटर के अंदर आप कितना एरिया एरीगेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर। और इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और भी है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप एरीगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई कितने एरिया किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के आपने जो है वो एरीगेट किए हैं, और कितना पानी आपको रिक्वायर्ड है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, वो उसकी ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, ड्यूटी से मुराद ये है कि भाई आपको कितना एरिया कल्टीवेट करने के लिए कितना पानी चाहिए। प्रैक्टिकली इसका यही है। ठीक है, तो भाई कि आपका रेशियो कितना है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 लीटर जो है वो पानी लगाया, और आपके जो है ना वो एकड़ जो है वो कल्टीवेट हुए, वो हुए 100, तो रेशियो बनेगा 1:10। यानी कि आपने जो है वो एक हिस्सा जो है वो एरीगेट किया है 10 से पानी के लगा के। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ वाटर। आ सकता है क्वेश्चन, पर्टिकुलरली ड्यूटी ऑफ वाटर यहाँ पर इतना नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं जिस बुक को पढ़ रहा था वहां पर मुझे ये मिला, तो मैंने कहा आपको ये भी जो है वो याद करवा देते हैं, हो सकता है कहीं पर आप लोगों को जो है वो काम में आ जाए। सॉरी, माय थ्रोट इज स्टिल नॉट गुड। तो वो रेशो, ठीक है, कि कितना जो है वो क्रॉप का जो एरीगेटेड एरिया है, और कितना पानी है उसको एरीगेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, इसकी पूरी ग्रोथ के लिए, एक दफा के लिए नहीं, पूरी ग्रोथ के लिए। तो मिसाल के तौर पे आपके पास 5 एकड़ है जो आपने एरीगेट करने हैं, और उन 5 एकड़ को कल्टीवेट करने के लिए आपको एरीगेशन वाटर कितना चाहिए, जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो वो बन जाएगी आपकी ड्यूटी ऑफ वाटर, या ड्यूटी ऑफ दैट क्रॉप, कि एक एक जो है वो क्रॉप जो है वो अपनी ग्रोइंग सीजन में कितना जो है वो पानी यूटिलाइज कर सकता है। अब इसका जो यूनिट है वो है हेक्टर्स पर क्यूमिक। ठीक है, हेक्टर्स पर क्यूमिक जो है वो इसका यूनिट होता है, कि भाई कितने हेक्टर्स के लिए कितना पानी आपको चाहिए। ठीक है, यही होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉप आप हेक्टर्स में लेते हैं, पानी का यूनिट वो क्यूबिक है, क्यूबिक क्यूसिक है एंड क्यूमिक है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट है, यही रेशो है। रेशो आप ये निकालते हैं कि एक जो है टॉप को आप बॉटम से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशो मिल जाएगा, कि भाई 10 एकड़ के लिए आपको 1000 चाहिए, तो ये बन जाएगा 1/1000, सॉरी 1 जो है वो 100। सो ये जो है वो कहलाता है ड्यूटी ऑफ वाटर। अब तो जो है वो दूसरे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज होती हैं। सबसे पहले आता है आपका बेस पीरियड। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीजें जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल है। बेस पीरियड का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रॉप की जब आप पहली वाटरिंग करते हैं या उसको पहली एरीगेशन देते हैं, उससे लेके उसकी जो लास्ट एरीगेशन होती है, उसके बीच में जो टाइम है,
या जो दिन है वो है उसका बेस पीरियड। बेस पीरियड से मुराद होता है द नाइन द नंबर ऑफ डेज और द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग टिल द लास्ट वाटरिंग। किसी भी क्रॉप को जब आप पहला पानी देते हैं, सोइंग के बाद की बात हो रही है, ठीक है, उसकी सोइंग के बाद से लेके पहला पानी से लेके उसकी लास्ट इरिगेशन तक जो पीरियड है वो है उसका बेस पीरियड, ठीक है। एक दूसरी चीज आ जाती है कभी कभी जिसको हम कहते हैं क्रॉप पीरियड, ठीक है। अब क्रॉप पीरियड का मतलब ये है कि जब आपने उसको सो किया था, जब आपने सीड फेंका था जमीन के अंदर, वहां पर क्या था, पहली इरिगेशन थे। याद रखें, हम कभी भी सीड अप्लाई करने के बाद फौरन इरिगेशन नहीं करते। हम वेट करते हैं कि उसकी जर्मिनेशन हो, उसका वेट करते हैं, देन थोड़े प्लांट्स बड़े होते हैं तब देते हैं। तो बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में फर्क ये होता है कि क्रॉप पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाता है जब आपने इसको सो किया है। यानी कि जब आपने इसका सीड लगाया है उस दिन से क्रॉप का पीरियड शुरू, और जिस दिन ये हार्वेस्ट होगा उस दिन तक का जो टाइम है या दिन है उनको हम कहते हैं क्रॉपिंग पीरियड। और बेस पीरियड क्या है? बेस पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप की जो आप पहली इरिगेशन करते हैं उससे लेके आखिरी इरिगेशन तक। अब आप कहेंगे सर बात तो वही है। नो, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं है। जनरली अगर आप वीट की बात करें तो वीट को जब आप पहली इरिगेशन देते हैं तो वो 21 दिन के बाद देते हैं, सीड के सोइंग के बाद, ठीक है। तो देखिए ये 21 दिन तो कम हो गए ना बेस पीरियड में। यानी कि जब आपने उसको पहला पानी दिया और आखिरी पानी दिया, और जनरली आप आखिरी पानी आखिरी दिन पे तो नहीं देते कि आपने कल सुबह हार्वेस्ट करनी है आज आप इसको पानी दे दें, नो। आप उसको 10-15 दिन पहले ही जो है वो बंद कर देते हैं उसका पानी, ताकि अब ये जो है वो आराम से आपकी जमीन सूख जाए, फसल आपकी जो है वो राइपेंड हो जाए, ताकि आप उसके अंदर जो है वो दूसरी चीजें कर सके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस पीरियड एंड द क्रॉप पीरियड। पहला दिन सोइंग का उससे लेके आखिरी दिन हार्वेस्टिंग का, ये होता है क्रॉपिंग पीरियड। और बेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब आप पहली इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्रॉप को, उस दिन से लेके आखिरी इरिगेशन तक, जिस दिन आपने आखिरी इरिगेशन थी वो दिन, और जब आपने पहले पहले दिन जो दी थी जहां पर आपने पहले इरिगेशन की थी, उनके बीच के जो दिन है वो कहलाता है उसका बेस पीरियड। क्रॉपिंग पीरियड जो है वो जनरली बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बेस पीरियड। वो हकीकत है, एक चीज जब आप सोइंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बड़ा होगा, क्योंकि आप उसके आखिरी दिन हार्वेस्टिंग तक, जब आपका प्लांट हार्वेस्ट होता है तब तक जो है वो आपका क्रॉप पीरियड है। बेस पीरियड में क्या है, आपका सोइंग फेज माइनस है, आपका हार्वेस्टिंग फेज माइनस है। पहला पानी आखिरी पानी, उनके बीच के जो दिन है उसको हम कहते हैं बेस पीरियड। इसके बाद एक दूसरा टर्म यूज होता है इरिगेशन के अंदर जिसको हम कहते हैं कमांड एरिया, ठीक है। कमांड एरिया का मतलब ये है कि वो एरिया जिसको इरिगेट किया जाए किसी भी कैनाल के जरिए या किसी भी वाटर सोर्स के जरिए, उसको हम कहते हैं कमांड एरिया, ठीक है। वो एरिया जिसको आप किसी भी वाटर सोर्स के जरिए जो है वो इरिगेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कमांड एरिया, ठीक है। कमांड एरिया क्या होता है? वो एरिया जो इरिगेट किया जा सके with the help of any canal, river or channel, it is called as a command area। अब इसमें दो चीजें और आती हैं, एक होता है ग्रॉस कमांड एरिया, GCA। ग्रॉस कमांडेड एरिया का मतलब ये होता है कि भाई पूरा एरिया जिसको किसी भी कैनाल सिस्टम के जरिए इरिगेट किया जा सकता है, ठीक है, उसको, ठीक है। और उन सोर्स आपके पास जो कमांड एरिया। अब कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है कि ग्रॉस कमांडेड एरिया का वो एरिया जो कल्टीवेट हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 एकड़ जमीन थी, आप चाहते, आपने नहीं की, आपने कहा कि नहीं भाई मुझे सिर्फ 25 एकड़ जो है वो कल्टीवेट करने हैं इस साल, मैं 75 नहीं करूंगा।
तो आपका जो ग्रॉस कमांड एरिया है वो 100 एकड़ है, लेकिन आपका जो कल्चरेबल कमांड एरिया है वो 25 एकड़ है। कल्चरेबल कमांड एरिया और ग्रॉस कमांड एरिया में फर्क ये है कि भाई ग्रॉस कमांड एरिया पूरा एरिया है जिसको आप पानी दे सकते हैं किसी कैनाल के जरिए, उसको हम कहते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। लेकिन उन कमांड एरिया में से वो एरिया जो आप इस साल या इस सीजन कल्टीवेट करते हैं उसको आप कहते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। और जो नहीं करते उसको आप कहते हैं अनकल्चरेबल जो है वो कमांड एरिया। अब इसका फार्मूला क्या है कि भाई अगर आपको कल्चरेबल कमांड एरिया डालना है, निकालना है कि भाई कितना है, तो आप जो टोटल है उसमें से जितना आप कल्टीवेट नहीं करते उसको माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई कितना जो है ना वो आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया। एग्जाम्पल्स को समझे। मिसाल के तौर पे एक जमीन है जिसके ऊपर से एक वाटर कोर्स गुजरता है, ठीक है। अब वो जमीन 100 एकड़ है, तो उस वाटर कोर्स में इतना पानी है कि वो 100 के 100 को जो है वो इरिगेट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ग्रॉस कमांड एरिया कितना है, 100 एकड़। अब क्योंकि फार्मर की मर्जी है, उसकी जरूरत नहीं है, वो ग्रॉस कमांड एरिया जो है वो पूरा का पूरा कल्टीवेट नहीं कर सकता, उसका मूड नहीं है, उसके पास जो है वो पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं इस साल जो है ना वो 100 में से सिर्फ 10 करूंगा। तो ग्रॉस कितना है, 100। कल्चरेबल वो जिस कल्चरेबल का मतलब है जितनी जमीन पर आपने फसल लगाई है, जिसको जितनी फसल को आप पानी देंगे। 10 एकड़ अगर आपकी वहां से निकल जाती है तो आपका ग्रॉस बनेगा 100, 10 बनेगा आपका जो है वो कल्चरेबल, और अनकल्चरेबल बनेगा 80 एकड़। 90 में से अगर आप 100 माइनस करें, और सॉरी 100 में से अगर आप जो है सॉरी 90 में से आप आपका जो है वो जीसीए कितना था, 100 था। 80 जो है वो आपका जो ये बन गया, तो आपका टोटल कितना बन जाता है, 20 बन जाता है। तो ये जो है वो आपकी जो है ना वो कैलकुलेशंस हैं जो आपको कभी कभार जो है वो यूज हो सकती है। अब कल्चरेबल कमांडेड एरिया को फिर अगेन डिवाइडेड किया है, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, और कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। बात को समझे, ठीक है। इनमें थोड़ा सा फर्क है। ग्रॉस कमांड एरिया का मतलब ये है कि टोटल एरिया जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से बाज औकात ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्डिंग है, जहाँ पर कोई दूसरी चीज बनी हुई है, तो वो जो है वो आपका अनकल्चरेबल में आएगा, जो आपके लिए जो है वो फिट नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ओके। अब कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है कि जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है जो किसी सीजन में कल्टीवेट किया गया है तो उसको हम कहते हैं कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। और जो नहीं किया जाता उसको कहा जाता है कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। आपके पास कल्चरेबल कितना था जिसके ऊपर आप फसल लगा सकते थे, फिर उसमें से कितने पे आपने लगाई इस साल, कितना आपने छोड़ दिया। तो जो लगाई वो है कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। और जितने पे नहीं लगाई, अपनी वजह से कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो उसको हम कहते हैं कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। कल्चरेबल और ग्रॉस के अंदर फर्क क्या होता है, कल्चरेबल का मतलब ये है कि ऐसी जमीन है जो खराब है, ठीक है, जहां पर पथरीला इलाका है, सैलिनिटी का इशू है, ठीक है। आप उसको इरिगेट नहीं करते, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, आप उसके अंदर घास फूस लगा दिए, आपने मिट्टी जो है ना वो कंपोस्ट वगैरह बना दिए, तो वो आपका है अनकल्चरेबल एरिया। यहाँ पर आप देखें नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन। ग्रास तो आपकी थी, लेकिन आपको पता है कि इसको पानी देना फजूल है, तो आपने जितना आपके काम का था एग्रीकल्चर का, वो आता है आपका कल्चरेबल। अब उस टोटल कल्चरेबल में से जितनी आपने इस साल जो है वो जमीन कास्ट की है वो है आपका कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, और जितनी आपने नहीं की छोड़ दी है खाली, उसको हम कहते हैं कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड का मतलब ये है कि ये भी एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती थी, लेकिन आपने खुद नहीं की, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब जो है वो एक अहम जो है वो बात आ जाती है कि भाई एरिगेशन वाटर के सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोर्स है एरिगेशन वाटर का वो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, बारिश जिसको हम कहते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए कि दुनिया के अंदर जितने भी वाटर सप्लाईज हैं उनके अंदर जो है जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो चार हैं। एक तो ये है कि बारिश,
ठीक है। उसके बाद ड्यू, जो शबनम गिरती है, जो मॉइस्ट होता है या फॉग होता है, धुंध जिसको हम कहते हैं, वो भी अल्टीमेटली पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हेल, ठीक है, जो आपकी झक लगती है, एंड देन स्नो। ठीक है। अब ये अगर ये जो है वो वाटर सप्लाई के नेचुरल सोर्सेज हैं, इन तरीकों से आपको कुदरती तौर पर पानी मिल रहा होता है। लेकिन इनमें से आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज होता है वो है रेनफॉल। ठीक है। अब हमारे पास चूंकि रेनफॉल जो है वो इतनी कम है कि हम टोटली जो है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाते। प्रिसिपिटेशन या रेनफॉल इटसेल्फ इरिगेशन या क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने का एक बहुत अहम जरिया तो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये बहुत कम होती है, इसी वजह से हम एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है वो रिलाय नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फिर ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर को यूज किया करना पड़ता है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और अपनी यील्ड्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो है वो है सरफेस वाटर। जमीन की सतह के ऊपर जो पानी मौजूद है उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। वो आपकी रिवर्स भी हो सकती हैं, आपके तालाब भी हो सकते हैं, आपके दरिया भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके कैनाल्स भी हो सकते हैं, नदी भी हो सकती है। ठीक है। तो सरफेस वाटर जो है वो कोई भी पानी जो कि अबव ग्राउंड मौजूद हो, उसमें आपका चश्मा आ जाता है, रिवर्स आ जाती है, लेक्स आ जाती हैं, वेटलैंड्स आ जाते हैं, आपके रिजर्वायर्स आ जाते हैं, एंड क्रीक्स आ जाते हैं। ये सारा का सारा जो पानी जो इन बॉडीज के अंदर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। ठीक है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सरफेस वाटर ड्राइव किया जाता है या हासिल किया जाता है वो मेनली किया जाता है फ्रॉम इंडस रिवर। ठीक है। जो कि दुनिया का एक जो है वो बड़े फ्रेश वाटर रिसोर्सेस में से एक है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। देखें स्टेटमेंट्स को समझा करें कि सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया के जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं बड़े बड़े, उनमें से एक है। ठीक है। अब इसको याद रखना है कि भाई इंडस वाटर का अगर आप जो है वो एनुअल फ्लो देखें तो वो है 146 मिलियन एकड़ फीट, MAF। यानी कि इंडस वाटर में, सॉरी, इंडस रिवर में से 146 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल जो है वो फ्लो करता है। लेकिन इसमें से 106 मिलियन एकड़ फीट जो है वो कैनाल्स को जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 106 मिलियन एकड़ फीट आपके कैनाल्स को जाता है 140 में से। बाकी जो आपके 40 मिलियन एकड़ फीट हैं वो ऐसे ही मुफ्त में जाया हो जाते हैं, आपकी जो है वो नॉन टेक्निकल अप्रोच और सीपेज की वजह से। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये देखें क्या है कि भाई 146 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है, ये एवरेज है, उसका एवरेज एनुअल फ्लो जो है वो इंडस रिवर का वो है 146 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है। जिसमें से 106 तो आपके कैनाल्स में जाता है, बाकी जो 40 MAF बचता है वो जाके समंदर में गिरता है। ठीक है। तो समंदर को भी तो पानी देना है ना, दरिया ने, ये नहीं देना, अगर उसको नहीं देगा तो समंदर सूख जाएगा। अब इनमें से जो आपके कैनाल्स में आता है उसमें से 70% आपकी क्रॉप्स को मिलता है, बाकी 30% वैसे ही जाया हो जाता है। तो भाई क्यों ना फिर आपकी क्रॉप्स को जो है वो इतना बड़ा नुकसान होगा। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान के भाई, हमारा एक तो सरफेस वाटर है कम। ठीक है। हम टोटली डिपेंडेंट भी उस पर हैं। अब 30% लॉस, ये कोई कम लॉस नहीं है एक ऐसे मुल्क में जिसका 80% एग्रीकल्चर जो है ना वो सरफेस वाटर पर डिपेंडेंट है। तीसरा जो है वो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो जमीन के अंदर जो पानी मौजूद है उसको लिफ्ट करने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहला तरीका है कुदरती आबशार। ठीक है। जो जमीन से निकलते हैं। दूसरा तरीका है कुएं, वेल्स। ठीक है। तीसरा तरीका है इसके अंदर ट्यूब वेल्स। अगर इनकी हम बात करें तो भाई ग्राउंड वाटर की पंपिंग के लिए एग्रीकल्चर के अंदर ट्यूबवेल्स का जो इस्तेमाल है वो अब ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जहां पर नहर का पानी नहीं जाता, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रॉपर होती है, तो वहां पर क्या होता है कि हम अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इसका कोई कानून नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लगाओ मौजे करो। ठीक है। जितना पानी आप पंप कर सकते हो करो।
हमारी घर वाली जो रूटर मशीनें हैं वो भी ऐसे ही है, चलती रहती हैं भाई। हम गाड़ी भी धोएंगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पाइप चलता रहेगा। तो हम तभी तो पीछे हैं कि हमने हमारे पास अंडरग्राउंड पंपिंग का लॉ नहीं है। पाकिस्तान के अलावा अगर आप चाइना का देखें, मैंने एक चाइना की ट्रेनिंग अटेंड की थी जिसमें हमें ये बताया जा रहा था कि भाई हमारे पास क्लॉज है, अगर किसी भी एरिया के अंदर पानी नहीं पहुंचता या वहां पर वाटर की कमी होती है तो हम गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि भाई आप हफ्ते में एक दफा ट्यूबवेल चला सकते हो, और वो ट्यूबवेल इतने इंच का होगा, इतना पानी आप ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पर तो मुझे लगी हुई है। फार्मर समझता है मैं डीजल डलवाता हूँ, मैं बिजली का बिल भरता हूँ, मेरी मर्जी, अब तो बिजली भी गई डीजल भी गया, अब तो सोलर है। भाई मैंने खर्चा किया है, मैं जितना पानी निकालूं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो 43 MF जो है वो पानी अंडरग्राउंड पंपिंग से पंप किया जा रहा है। ये भी डेटा पुराना है, ठीक है, ये भी अराउंड 2016 एंड 17 का है। अब तो और भी बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये देखें कि ये तीन जो है वो टाइप से आपके जो है वो ग्राउंड वाटर की जो प्रैक्टिकली जो है वो आप यूज करते हैं एरिगेशन। सॉरी, सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करें, क्योंकि हमारे पास बारिश कम होती है। तो फिर हम डिपेंड करते हैं सरफेस वाटर पे या नहरी पानी पर। नहरी पानी का भी यही हाल है कि 140 में से 106 हमें मिलता है, कैनाल्स में आता है, 40 जो है वो चला जाता है आपके समंदर के अंदर। अब उस 106 में से भी 70% हमें मिलता है, 30% हम वैसे ही जाया कर देते हैं सीपेज का और दूसरे तरीकों से। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई वांट टू कंटिन्यू दिस, ठीक है। मैं फिर दोबारा इरिगेशन पे बात नहीं करना चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो अब क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर को समझना है कि जब आप इरिगेशन देते हैं तो पानी कहाँ जाता है, ठीक है। व्हेन वी इरिगेट द सॉइल, जब हम पानी देते हैं जमीन को, तो कुछ दिनों के पहले तो वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, ठीक है, बहुत गीली होती है, कीचड़ लगी हुई होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो इतनी आ जाती है कि आप उसके ऊपर आराम से चल सकते हैं। तो वो पानी जो वाटर की एप्लीकेशन के बाद या जब आप एरीगेट करते हैं, उस वक्त से जो पानी जमीन के नीचे से लॉस हो जाए विद ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, याद रखें, यही मैं आपको कह रहा था कि आपके जो वाटर एप्लीकेशन लॉसेस हैं उनको आप खत्म नहीं कर सकते। देखें क्या होता है कि जब हम इरिगेशन करते हैं या रेनफॉल होती है तो सॉइल के जितने भी पोर्स हैं वो पानी के साथ भर जाते हैं, और हम कहते हैं कि भाई हमारी सॉइल सेचुरेटेड हो गई। अब अगर यही हालत रहे और हमारी सॉइल सेचुरेशन में ही रहे तो क्या होगा कि एयर सिस्टम में आएगी नहीं, और एयर नहीं आएगी तो फिर आपके क्रॉप्स कैसे सरवाइव करेंगे। तो ग्रेविटेशनल वाटर ये है कि वो पानी जो मैक्रोपोर्स में स्टोर होता है और ड्रेन आउट हो जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। ये देखिए, यहाँ से आपने पानी दिया, सॉरी, यहाँ से आपने पानी दिया, तो ये जो पानी है जो जा रहा है, अब आप इसको तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो आप वाटर रिक्वायरमेंट में ग्रेविटेशनल वाटर या फ्री ड्रेनेज को भी जो है वो मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रेनफॉल रुक जाती है या इरिगेशन स्टॉप हो जाती है तो जो लार्जर कोर्स के अंदर कुछ पानी है वो बह जाता है। अब अगर ये देखें, नेचर का सिस्टम देखें, अगर ये लार्जर कोर्स के अंदर पानी भरा ही रहता तो एयर कहाँ से आती, और अगर एयर नहीं आती तो आपके क्रॉप्स कैसे सरवाइव करते। दिस इज द मैकेनिज्म कि जब आप पानी अप्लाई करते हैं, बारिश के जरिए दे रहे हैं या इरिगेशन के जरिए दे रहे हैं, तो आपकी सॉइल के जो सारे के सारे पोर्स हैं वो पानी के साथ भर जाते हैं। और ऐसी कंडीशन जहां पर सॉइल के सारे पोर्स जो है वो पानी के साथ भर जाएं, उस कंडीशन को हम कहते हैं सेचुरेटेड कंडीशन। जब एरिगेशन स्टॉप हो जाती है, बारिश रुक जाती है, तो अब सेचुरेटेड कंडीशन को खत्म करना होता है। फिर क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन में आती है, आपके जो लार्जर पोर्स हैं उनके अंदर जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है, परकोलेट करके नीचे चला जाता है ताकि एयर की जगह बने। और ये जो पानी है जो कुदरत की तरफ से या ग्रेविटी की मदद से जो लॉस हो रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो सॉइल के अंदर बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, और ये प्लांट्स के किसी काम का नहीं होता। जनरली जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, जितना पानी नीचे जाना होता है उतना जाया हो जाता है। बाकी आपकी सरफेस पहले मॉइस्ट होती है, फिर जो पहले वेट होती है, बिल्कुल गीली होती है, फिर जो है वो जो है ना वो मॉइस्ट होना जो है वो शुरू हो जाती है।
इसके बाद जो है वो दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जब आपका ड्रेनेज स्टॉप हो जाए, यानी कि जितना पानी लार्ज कोर्स में था वो जाया हो गया, अब जो पानी आपकी जमीन में रह गया है उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई वाटर अप्लाई करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद जो पानी आपकी जमीन में रुक जाता है या आपकी जमीन के अंदर जो पानी होल्ड करता है उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये है कि भाई आपका जो फ्री वाटर था या ड्रेनेज वाटर था वो अब जाया हो गया है, अब जो पानी है वो टोटली प्लांट्स के लिए अवेलेबल है। तो प्लांट्स जो वाटर को अपटेक करते हैं या अपटेक करना शुरू करते हैं वो फील्ड कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इतना पानी हो कि आपकी ड्रेनेज जीरो हो जाए